हमेशा से देखो जितनी भी तैयारी इनिशियल में करोगे और बीच में करोगे वो हमेशा तुम्हारे बोर्ड में झलकेगी, तो वही तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा, और जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा वही तुम्हारा नंबर होगा, ठीक ना, वही तुम्हारा परसेंट है। लेकिन आपको बहुत केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि ऐसा करे कि ऐसा करे, है ना, और बहुत बार ऐसा करते हैं दोनों को कॉन्सेप्ट में एक ही मिला देते हैं और ब्लंडर कि उसको सेल्फ स्टडी करो, ठीक ना। उसके बाद अगले दिन कम से कम 16 घंटे के अंदर उसको रिवाइज कर लो, एक बार नोट्स को एक बार जरूर देख लो, ठीक है ना। अगर ऐसा करते हो तो एक टॉपर की निशानी है, ठीक है ना। एक टॉपर की निशानी आपको एकदम सीक्रेट बता रहा हूँ कि टॉपर की निशानी हमेशा वो लोग क्या करते हैं कि नोट्स पढ़ते हैं, हमेशा रिवाइज। स्टैटिक लाइन हमेशा मस्ट होती है, सभी को पता है, ठीक ना। लेकिन आपको ऐसे कीवर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान देना है जो कि थोड़ा सा रिदम में आते हैं। सबसे मेन पॉइंट कि हम कौन से चैनल को चूज़ करें अपनी क्लास 10 की एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, अगर आप यूट्यूब का सहारा लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप सोच रहे हो कि कोचिंग करनी चाहिए या कोचिंग छोड़ देनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको अगर आप फाउंडेशन तैयारी कर ले हो ना, जैसे ओलंपियाड लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कोचिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आपके टाइम पे क्या हुआ था कि जो सैंपल पेपर थे बड़े बड़े हार्ड ना, मतलब कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन थे, ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया। स्कूल में क्या हुआ था, मेरे जो टीचर्स थे, फिजिक्स के टीचर थे, मैथ के टीचर थे और बायो टीचर थे, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि जो मेरी नोट्स है स्कूल की बस ब्लाइंडली वही फॉलो करो, बस इसी के अंदर आ सकता है, उसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। कोचिंग और स्कूल में कैसी चीज़ों को मैनेज करें, कैसे, मतलब कि अगर आपका स्कूल में बैकलॉग लग रहा है ना, बैकलॉग मतलब कि अगर आपके लेक्चर छूट रहे हैं, आपका कंटेंट छूट रहा है। हेलो, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन यूट्यूब बायोलॉजी वाला। सो गाइस, आप सभी लोग क्लास 10 में आ गए हो फाइनली, ठीक ना। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्लास 10 में। और फाइनली जो ये क्लास है ना, आपको अच्छे से जीनी है, ठीक है। कोई भी प्रेशर नहीं लेना, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, ठीक ना। पर्सनली मैं अभी उतना प्रेशर नहीं लिया था, और हाँ, जब सीरियस होने का टाइम आया तो डेफिनेटली आपको उस समय पे सीरियस भी होना है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया चिल होकर पढ़ना है या एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि दबाव भी नहीं पड़ेगा इसमें, दबाव, ठीक ना, तो दबाव डेफिनेटली पड़ेगा, बट आराम से इसको पढ़ना है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं करनी, ठीक ना। और स्टार्टिंग में धीरे धीरे अप्रोच आपकी कैसे कैसी होनी चाहिए, और क्या क्या आप शुरुआत में ब्लंडर मिस्टेक्स करते हो, क्या क्या मतलब कि ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो ना। जैसा कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करें ना, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स है कुछ फेमस ना, उसके बाद और भी। अच्छा हाँ, और सबसे मेन पॉइंट कि हम कौन से चैनल को चूज़ करें अपनी क्लास 10 की एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, अगर आप यूट्यूब का सहारा लेते हो ना। उसके बाद और भी आपके जो दिमाग में थॉट्स आते हैं कि क्या हमें क्लास 10 में कोचिंग करनी चाहिए ना, और कैसे हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और भैया हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद हमें कंसिस्टेंसी कैसे रखनी चाहिए, और क्या क्या हमें बुक्स परचेज़ करनी चाहिए, क्या हमें साइड बुक लेना चाहिए, और क्या हमें एनसीईआरटी ही बस पढ़नी चाहिए, और कैसे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए ना। ये सब जो आपके मन में थॉट्स आते हैं, ठीक ना, और जो भी आपके ऊपर दबाव बने हुए इन सभी चीज़ों का कि हमें कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या हम ऐसे करके हम 95 स्कोर कर सकते हैं कि नहीं, और क्या हमें अप्रोच होना चाहिए स्टार्टिंग में ये सब, इस मतलब इतना स्कोर करने के लिए ना, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जरूर, ठीक है ना। अगर पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे गए थे बोर्ड्स में, बट डेफिनेटली मेरा मैथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं आपको बहुत बार बताया भी हूँ, ठीक है ना। तो लास्ट में मैंने बहुत तैयारी की थी, एनसीईआरटी के अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, बट एनसीईआरटी में से कुछ क्वेश्चन आ गए थे तो उसमें फंस गया था, तो मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं गया। बट हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैथ में, आपको जरूर बताऊंगा कि आपको मैथ में स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और एनसीईआरटी मस्ट है यार, मस्ट। चलो, एनसीईआरटी जननी है मैथ का, मतलब कि आपके क्लास 10 का, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का आपको कम से कम बोर्ड के आने से पहले कम से कम 15 से 16 बार गो थ्रू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि आपको बार बार रिविज़न करनी है, और मेरा थोड़ी सी गलती यही हो गई थी, मैं लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं कर पाया था। बेसिकली क्या होता कि मैं बहुत सारे, मतलब कि बोर्ड्स में ऐसा होता है ना कि आप इतनी बार सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हो इतनी बार, और लास्ट में मेरा मैथ का पेपर भी था, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा, बहुत सारे सब्जेक्ट की तैयारी की, उसको पेपर दिया, बट 3 से 4 दिन का टाइम था मैथ के लिए। तो उसमें मैंने सोचा कि एनसीईआरटी तो उतना सिंपल तो आ नहीं सकता, तो मैंने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी थी, एकदम अच्छे से पढ़ी थी, बट क्या होता है ना कि मैथ रिवीजन मांगता है यार, रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट, ठीक ना। तो मैंने क्या किया उस समय पे कि अदर बुक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए थे, सिंपल पेपर भी लगाए थे, जो कि थोड़े थोड़े हार्ड थे उनको लगाए, बट एनसीईआरटी को मैंने लास्ट टाइम पे गो थ्रू नहीं किया। सबसे बड़ी गलती यही थी, ठीक ना। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको लास्ट तक एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक ना। कितनी भी बार आपको ऐसा लगे कि यार अब कितनी बार पढ़ो एनसीईआरटी को, तो लेकिन आपको हमेशा उसको फॉलो ही करना है, ठीक ना। कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, किस एग्जाम्पल से आ जाए, किस तरीके से आ जाए, मतलब कि कौन से पैराग्राफ से आ जाए, मतलब कौन से लाइन से आ जाए ना, तो कहीं से भी आ सकता है एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको स्पेशली मैथ का तो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल का, सोशल कैसा होना चाहिए, सोशल का क्या आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, कि क्या आपको मतलब कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन रीड होनी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन हमेशा मस्ट होती है, सभी को पता है, ठीक ना। लेकिन आपको ऐसे कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है जो कि थोड़ा सा रिदम में आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अगर आपको एग्जांपल बताऊं
तो एक ज्योग्राफी में एक चैप्टर है मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्सेज, तो उसके एक लास्ट लाइन में दिया गया है से एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ना। ऐसे थोड़े जो रिदम में आते हैं, जो थोड़े ऐसे लगते हैं कि ना कि इसमें कीवर्ड्स दिखे रहे हैं नहीं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की मतलब ऐसे जो लाइन है उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। उसके लिए आपके मन में जो अपने अंदर जो थॉट आ रहा है कि इसका मतलब ये हो सकता है ना, तो उसको पहले अपने कॉपी में लिखो। उसके बाद इंटरनेट से भी ढूंढो क्या इसका और भी मतलब हो सकता है ना, क्योंकि एनसीईआरटी यही चीज़ बताती है कि मैं छोटी से छोटी मतलब बातों में बड़ी बड़ी बातें कह देता हूँ। छोटी छोटी लाइन में आप कर सकते हो, बड़ी बड़ी बातें वो कर देता है, ठीक ना। तो ऐसे ही है। तो आपको ना मतलब कि एक जो वर्ड्स है उसके अलग अलग मीनिंग भी मिल सकते हैं। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से गो थ्रू हो जाना है, ठीक ना। और स्पेशली बोर्ड के आने तक तो बहुत बार रिवीजन आपको कर लेनी है, ठीक ना। और ऐसा हो भी जाता है, ठीक ना। और बात करें कि हमारा प्री बोर्ड के मतलब कि प्री बोर्ड्स के पहले जो मतलब बोर्ड्स आते हैं ना, उनकी कैसी तैयारी होनी चाहिए। तो उनकी आप जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो उसके हिसाब से आप तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है ना। क्योंकि ये एक तरफ से आपका मॉक टेस्ट की तरफ काम करते हैं, ठीक ना। अगर आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैथ में कंप्लीट हुआ, साइंस में कंप्लीट हुआ, इंग्लिश में कंप्लीट हुआ, हिंदी में कंप्लीट हुआ ना, तो आपका एक छोटा सा प्री बोर्ड आता है ना, मतलब प्री बोर्ड के पहले जो आपके आते हैं ना, मतलब ये आपका मॉक टेस्ट की तरफ काम करता है कि अगर आप मॉक टेस्ट दिए रहोगे तब लास्ट तक जो आपका एग्ज़ाम आता है, बोर्ड फाइनल आता है ना, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक ना। और हाँ, आपको हमेशा एग्ज़ाम सिमुलेशन करना है। कोई भी एग्ज़ाम आए, छोटा से छोटा एग्ज़ाम आए, अगर आपको उसमें अच्छा स्कोर करना है तो एग्ज़ाम सिमुलेशन जरूर करना है। अब ये क्या होता है एग्ज़ाम सिमुलेशन, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप सभी ने उसको लाइटली ले लिया है ना, लेकिन उसको आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मैंने उसको बताया है ना, 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं, 5 प्रिंसिपल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना एक बार। लिंक उसको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना। तो एग्ज़ाम सिमुलेशन ये होता है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम से पहले खुद कम से कम 3 घंटे बैठ के मतलब उसका पेपर देना, आपकी अपने आप से खुद का मतलब कि क्या बनाना है कि क्वेश्चन बनाना है। या अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो कोई सैम्पल पेपर जैसा उठा लो, किसी भी मतलब कि कोई ऐसा बुक जिसमें कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उसको लिखो, ठीक है ना। तैयारी करके उसको अच्छे से लिखो, उसके बाद उसका खुद से पेपर दो, अपनी राइटिंग उस पर ध्यान दो, और क्या क्या तुमने लाइन में लिखी और उसके बाद क्या क्या मीनिंग उसकी स्पेलिंग में गलती की, ठीक ना, उसको भी ध्यान से देखो। उसके बाद एग्ज़ाम सिमुलेशन आपको इतनी बार कर लेनी है, ठीक ना, क्योंकि अगर ऐसा कर लेते हो तो आपके बोर्ड्स में कोई भी लिखते लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको स्पेलिंग गलत हो गया, या आप मतलब कि ऐसा लिख दिया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। आपको राइटिंग इस पर ध्यान देनी है, उसके बाद आपको वर्ड्स पे ध्यान देना कि आप लिख रहे हो, ठीक ना। और बेसिकली आप अगर ऐसा करते हो तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो सकता है डेफिनेटली, ठीक ना। अब देखिए, अब हम जो थंबनेल में लिखे थे इनके बारे में डिस्कस करते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप सोच रहे हो कि कोचिंग करनी चाहिए या कोचिंग छोड़ देनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको अगर आप फाउंडेशन की तैयारी कर ले हो ना, जैसे ओलंपियाड लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कोचिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो करो, कंसिस्टेंट रहे उसमें, उसके बाद उसको कंटिन्यू करो, उसको जब उसका जो होमवर्क मिले उसको अच्छी तरीके से करो, ठीक ना। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि कोचिंग करें जैसे नॉर्मल होता है, जैसे कि है ना, मतलब कि जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो वही पढ़ाते हैं ना, तो ऐसा मत करो, ठीक ना। ऐसा अगर कोचिंग करनी है तो छोड़ ही दो, ठीक ना, क्योंकि बेसिकली स्कूल में वही पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर वही क्वेश्चन अगर कोचिंग वाले सर अलग मेथड्स कराते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होगी कि ये सर इस मेथड से मुझे बताए थे, ये सर मुझे इस मेथड से बताया था। डेफिनेटली आपको अलग अलग वेज पता होंगी उन मेथड्स को लगाने के लिए, मतलब उन क्वेश्चन को लगाने के लिए अलग अलग मेथड्स पता होंगे, ठीक ना। लेकिन आपको बहुत केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि ऐसा करें कि ऐसा करें ना, और बहुत बार ऐसा करते हैं दोनों को कॉन्सेप्ट में एक ही मिला देते हैं और ब्लंडर हो जाता है, ठीक ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और मेरे भी मतलब कि क्लास में ऐसा हुआ था कि जो सर थे मेरे, कमलेश सर थे, मैथ के टीचर थे ना, तो उन्होंने कहा था बोर्ड के टाइम पे सभी लोग कोचिंग छोड़ दो, सब खाली एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एनसीईआरटी के अंदर ही रहो, कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ठीक है ना। कोई भी आंसर मतलब बाहर से क्वेश्चन नहीं पढ़ो। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं खुद से ला रहा हूँ, ठीक ना, उसी को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद अगर ऐसा करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक ना। ऐसा मेरे टीचर ने कहा था और ऐसा हम लोग किए भी थे, ठीक ना। और लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, लास्ट टाइम जब बोर्ड का टाइम आए तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बाद आपके मतलब कि 3 ईयर्स कम से कम 3 ईयर्स तो कम से कम आपको लगाने हैं, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद लेटेस्ट सैम्पल पेपर, ठीक ना। जैसा कि हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि जो सैम्पल पेपर थे बड़े बड़े हार्ड थे ना, बड़े मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे स्कोर करें। फिर भी हमने उस लेवल की तैयारी की थी ना, और भी अच्छे सब्जेक्ट्स में आए थे। बट जो एक्चुअल पेपर था बोर्ड्स का ना, तो थोड़ा सा सिंपल था, कंपेरेटिवली बहुत अच्छे पेपर थे, उसमें अच्छे से स्कोर किए थे। बट मैथ में मैंने एनसीईआरटी थोड़ी सी गलती कर दी, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है।
और उसके बाद एनसीईआरटी एक अच्छे से बुक भी रिकमेंड करती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक ना। फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसको अच्छे से मतलब अच्छे से शुरू कर लो। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 150 क्वेश्चन होंगे मैथ में, एक चैप्टर के, ठीक ना। उस मतलब कि एमसीक्यू ज़्यादा फॉर्मेट में होते हैं वो सब, ठीक ना। उसको आपको कर ही लेना है। अब हम बात करें जो मैंने थंबनेल में लिखा था, जैसे कि बुक्स ना, उसके बाद नोट्स कैसे बनाए, लेक्चर कैसे बनाए, होमवर्क का क्या सिस्टम है, उसके बाद कंसिस्टेंस मतलब कि कंसिस्टेंस कैसे रहें ना, कंसिस्टेंट कैसे रहे किसी भी चीज़ में। उसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अगर होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोचिंग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हाँ, कोचिंग और स्कूल में कैसे चीज़ों को मैनेज करें, कैसे मतलब कि अगर आपका स्कूल में बैकलॉग लग रहा है ना, बैकलॉग मतलब कि अगर आपके लेक्चर छूट रहे हैं, आपका कंटेंट छूट रहा है, मतलब कि इस स्कूल वाला छूट रहा है कि पहले स्कूल का करें या कोचिंग करें ना, अगर इसमें प्रेशर है तो उसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक ना। उसके बाद लास्ट में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में अब मतलब कि अच्छे डिटेल में जानना चाहते हो, इसका एक टाइम टेबल चाहते हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा, एक टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट का एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द बुक्स। आपको बुक्स कौन कौन से लेने हैं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी एक जनरली है, ठीक है ना। एनसीईआरटी आपको अच्छे से रीड करनी है। एनसीईआरटी ही अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी में ही हो जाएगा, ठीक है, अगर आप अच्छे से करने से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मतलब एनसीईआरटी को भी अच्छे से सिंप्लीफाई करके दिया हो किसी बुक में, तो वो आप अरिहंत चूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। आप ना मेरे दोस्त में, बहुत सारे दोस्त ने भी ये अरिहंत जो कि उसको चूज़ किया था और अच्छा स्कोर भी किए हैं, ठीक ना। और उसके बाद क्या नोट्स, देखिए अब बुक्स में बहुत सारे बुक्स में आ गए ना, जिससे अगर मैथ का बात करें तो मैथ आपको अगर ओलंपियाड लेवल की तैयारी करनी है, अगर मैथ को अच्छे से जानना है, अगर आप क्लास 11 में मैथ लेना है, ठीक ना, तो मैथ को अगर आप पूरी फील्ड तरीके से अच्छे से जानना है, मतलब पूरा चैप्टर के बारे में एकदम एक पॉइंट से क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपको आर डी शर्मा भी ले लेना चाहिए, ठीक ना। लेकिन अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी के थ्रू अगर आपको तैयारी कर दो, तब भी आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया लेवल की हो जाएगी, ठीक ना। उसके बाद अगर आपको अच्छे क्वेश्चन अगर चाहते हो तो आर एस अग्रवाल डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने भी चूज़ किया था आर एस अग्रवाल ने, ठीक ना। मैंने आईडी नहीं लिया था क्योंकि मुझे 11th में बायो लेना था, ठीक ना। चलो अब बात करते हैं नोट्स कैसे होने चाहिए। नोट्स डेफिनेटली देखो, नोट्स जो आपके स्कूल के होते हैं ना, वो सबसे अच्छे होते हैं, ठीक ना। मेरे स्कूल में क्या हुआ था, मेरे जो टीचर्स थे, फिजिक्स के टीचर थे, मैथ के टीचर थे और बायो के टीचर थे, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि जो मेरी नोट्स है स्कूल की, बस ब्लाइंडली वही फॉलो करो, बस इसी के अंदर आ सकता है, उसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है, ठीक ना। तो आपको भी स्कूल का ब्लाइंडली फॉलो करना है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ कंटेंट छूट रहा है, कुछ कंटेंट मुझे मतलब कि इंटरनेट से ले लेना चाहिए, मतलब कि इंटरनेट से मुझे वहाँ से कुछ ऐसे कंटेंट जो कि सर ने नहीं लिखवाए थे, या ऐसे थियरीज जो सर ने नहीं डिस्कस किए थे और बोर्ड्स में भी आ चुके हैं, तो आपको उसको ऐड ऑन कर लेना है अपने नोट्स में, ठीक ना, अपने स्कूल के नोट्स में, ठीक ना। चलो तो ये आपके नोट्स हो गए। उसके बाद आपको नोट्स को हमेशा रिवाइज करनी है। जैसे कि अगर आज एक लेक्चर हुआ, ठीक ना, आज एक लेक्चर हुआ, तो उस लेक्चर के बारे में अच्छे से घर पे पढ़ो, अपने मन से, मतलब कि उसको सेल्फ स्टडी करो, ठीक ना। उसके बाद अगले दिन कम से कम 16 घंटे के अंदर उसको रिवाइज कर लो, एक बार नोट्स को एक बार जरूर देख लो, ठीक ना। अगर ऐसा करते हो तो एक टॉपर की निशानी है, ठीक है ना। एक टॉपर की निशानी आपको एकदम सीक्रेट बता रहा हूँ, तो टॉपर की निशानी है हमेशा वो लोग क्या करते हैं कि नोट्स पढ़ते हैं, हमेशा रिवाइज करते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता यार। वो हमेशा नोट्स पढ़ते हैं अच्छे से, और उसके बाद कोई भी चीज़ वो लोग भूलने नहीं देते अपने दिमाग से। हम लोग क्या करते हैं, जिसमें नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि एक चीज़ पढ़ लिया तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, अरे हाँ ये मतलब मैंने ये कर लिया ना, लेकिन बाद में एक हफ्ते का ऐसा ब्रेक ले लिया, वो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे कम से कम 70% तो भूल ही गए। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक ना, अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो। अब बात करते हैं लेक्चर कैसे अटेंड करने हैं। लेक्चर डेफिनेटली आपके स्कूल में अगर आप जाते हो तो हमेशा जाना है, अटेंड करना है स्कूल, ठीक है ना। आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद टॉपर्स यही करते हैं कि हमेशा कंसिस्टेंटली हमेशा स्कूल आते हैं और अपने नोट्स को अच्छे प्रिपेयर करते हैं, ठीक ना। लेक्चर्स को हमेशा फॉलो करते हैं। उसके बाद टीचर्स के जो गाइडेंस है उनको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो आपको लेक्चर्स को स्कूल में भी ध्यान सुनना है, ठीक है। अगर आप कोचिंग करते हो तो वहाँ भी आपको ध्यान देना है, ठीक ना। तो लेक्चर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद होमवर्क, और हाँ होमवर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि अगर आपको स्कूल में जो होमवर्क मिल रहे हैं ना, अगर आप उनको करते हो, क्योंकि देखो टीचर वैसे ही नहीं बने होते, टीचर को बहुत साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है, ठीक ना। तो वो जो कहते हैं उनको अच्छे से फॉलो करो, ठीक ना। तो होमवर्क आपको हमेशा करने हैं। जैसे कि एक टॉपिक पढ़ाया गया, जैसे ना एक फिजिक्स का कोई टॉपिक है उसको पढ़ाया गया, उसमें जो होमवर्क मिला है
उसके बारे में अच्छे से मतलब कि पता करो उस चैप्टर मतलब उस टॉपिक के बारे में, और जितना उसमें होमवर्क दिया गया है उसमें जितना कंटेंट है उसको निचोड़ के अच्छे से करो। उसके बाद होमवर्क जरूर करो, ठीक ना। होमवर्क करके आओगे तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा। उसके बाद जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा ना वो तुम्हारे बोर्ड्स में झलकेगा कि हाँ मैंने जो तैयारी की थी उसके बाद मुझे कोई भी चिंता नहीं है, ठीक ना। हमेशा से देखो जितनी भी तैयारी तुम इन ईयर में करोगे और 20 में करोगे वो हमेशा तुम्हारे बोर्ड्स में झलकेंगे। जो वही तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा और जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा वही तुम्हारा नंबर होगा, ठीक ना, वही तुम्हारा परसेंटेज होगा, ठीक ना। तो चलो अब बात करते हैं अबाउट द कंसिस्टेंसी। भाई ये कंसिस्टेंसी कैसे करें ना, कंसिस्टेंट कैसे है, यही तो हमसे नहीं हो पाता। मतलब कि एक कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, उसके बाद सोचते हैं कि ये खेल लिया, अभी वहाँ चले जाएँ, उसके बाद मतलब उसके घर चले जाएँ, ये मस्ती कर ले, उधर मस्ती कर ले। तो ऐसा नहीं करना है भाई। क्लास 10th पे हो, आपको खेलना कूदना सब करना है, बट आपको कंसिस्टेंट होकर करना है, ठीक ना। आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही करना है, ठीक ना। तो आपको कंसिस्टेंसी जरूरी है। अब देखो भाई तो तुम्हारा ऐसे कर नहीं कर सकते तुम्हारा हाथ पकड़ के लिखवाऊँ ना, मतलब हाथ पकड़ के तुम्हारे बैठाओ पढ़ने के लिए, ऐसे कुछ तो नहीं हो सकता, ठीक ना। अब तुम अपने बारे में खुद जाते हो, तुम्हारे पास जितने टाइम मिलते हैं तुम अपने टाइम के हिसाब से बैठो पढ़ाई करो, ठीक ना। आप कंसिस्टेंट रहना ही अगर आपको बोर्ड्स पे अच्छे से स्कोर करने हैं, ठीक ना। तो अगर सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ, ठीक। अब बात करते हैं बहुत डिस्ट्रैक्शन। तो आपको हमेशा कोई भी चैप्टर अगर नीड हो तब इंटरनेट से सर्च करो, अदरवाइज सबसे पहले उसको अपने मन से करो, ठीक है। अपने मन से करो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक ना। अगर उसके बाद सबसे पहले अपने मन से करो, उसके बाद अपने टीचर से पूछो ना, टीचर से पूछो। अगर टीचर से अगर संपर्क नहीं हो पा रहा है या टीचर थोड़े साई हो तो पूछने में ऐसा होता है ना, क्लास में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर हम क्लास में भरी क्लास में अगर हम पूछने लगे ना, जैसे भरी सभा में अगर हम ये बात करने लगे तो सब लोग क्या सोचेंगे, अरे ये बड़ा गधा है ना। ऐसा कुछ नहीं भाई। क्लास में मतलब कि अगर सर बगल में कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर अकेले खड़े हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग 0 पीरियड होता था लास्ट में एकदम छुट्टी में टाइम पे ना 0 पीरियड होता था, तो सर अकेले खड़े होते थे, तो हम लोग उस समय पे क्या होते थे, क्वेश्चन पूछ लेते थे सर से, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन चाहे केमिस्ट्री क्वेश्चन, तो पूछ लेते थे, ठीक ना। तो आप टीचर से भी गो थ्रू हो सकते हो। उसके बाद आप इंटरनेट सर्च कर सकते हो ना। इंटरनेट तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारी टेक्निक्स दिए गए, बहुत सारे वेज दिए गए हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो जरूर, ठीक ना। और हाँ, जब जैसे ही काम हो जाए उसके बाद तुरंत आपको फ़ोन या लैपटॉप को आपको अपने बगल से हटा देना है, ठीक ना। तब आपका डिस्ट्रैक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कोचिंग तो हो ही गया, ठीक ना। और हाँ, कोचिंग की एक बात सोचते हैं कि हम लोग की स्कूल और कोचिंग में कैसे मैनेज, जो स्कूल का होमवर्क मिलता है ना, आप ट्राई करो कि 0 पीरियड जो आपको लास्ट पीरियड में मिलता है, एकदम लास्ट छुट्टी में मिलता है, अगर लोकल में जाते हो, ठीक ना, मतलब कि आपको छुट्टी में आप कर सकते हो, अगर टाइम मिलता है करने के लिए ना, तो स्कूल का होमवर्क स्कूल में ही कर लो, ठीक है। और जो कोचिंग का होमवर्क हो उसको घर पे अच्छे से करो, क्योंकि कोचिंग में जो होमवर्क दिया जाता है ना वो थोड़े मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है ना। थोड़े से ऐसा लगता है कि हाँ ये थोड़े होमवर्क है, ये थोड़े लेवल के हैं क्वेश्चंस ना, तो उसको जरूर फॉलो करो। तो उसके बाद जो स्कूल का होमवर्क है स्कूल में ही कर लो। हम लोग सभी लोग ऐसा करते थे, ठीक ना। कोई भी लिखने का जो नोट्स बनाना है तो हम लोग स्कूल में ज़्यादा करके ही बनाते थे। उसके बाद जो नोट्स का रिवाइज करना होता था ना, नोट्स जब रिवाइज करना होता था तो हम लोग घर पे करते थे, ठीक ना। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, अगर टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर सोचते हो कि मैं एक वीडियो बना दूँ तो वीडियो जरूर बन जाएगा, ठीक ना। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होगी। कोई भी टेक्निक्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, ठीक ना। उसके बाद अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दें जो कि आपके क्लास 10 में आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक ना। तो आई होप आपको ज़्यादा पसंद आ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ना। चलो इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद जय भारत। उसके बाद हाँ, क्लास में आएगा चिल करना, कोई भी प्रेशर मत पड़ो, ठीक है। कोई प्रेशर अपने आप में पढ़ने मत देना। ये जो क्लास है ना बहुत ही आपको मेमोराइज रहेगी हमेशा, जैसे कि मैं भी अपने क्लास का जो बहुत सारी मेमोरीज है ना बनाया हूँ और हमेशा आपको याद रहेगी ना, तो कोई भी प्रेशर मत लेना। जय हिंद जय भारत।